इस समय हमारे साथ में हैं CII के वाइस प्रेसिडेंट राकेश मरखेड़कर। आप मेक इन इंडिया के मेंबर भी हैं और राकेश जिस तरह की शख्सियत हैं, कई दौर या अलग अलग स्थानों में जो कुछ उन्होंने काम किया, और एग्रीकल्चर की बहुत बात होती है इस देश में। आप एग्रीकल्चर से भी जुड़े रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के हैं और आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनसे बातचीत कर रहे हैं। कई बिजनेस संगठनों से जुड़े रहे हैं, काफ़ी जानकार हैं। जब हम बातचीत करेंगे तो धीरे धीरे उनकी शख्सियत और देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले तो न्यूज़ वर्ल्ड में आपको बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। मैं आपके बारे में भी बात करूंगा, जो कुछ हमने भी दर्शकों को बताया और भी कुछ आप भी बताएंगे, कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जिस तरह देश की परिस्थितियां हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो कई विज़न के साथ में आई थी। खासतौर पर युवा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस तरह से हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एक युवा भी बहुत बड़ा फैक्टर है। रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या देश में रही है और कहीं ना कहीं सरकारें आती गईं, जाती गईं, लेकिन जो एक समस्या है, एक जो मर्म है, जो इसका एक इलाज होना चाहिए, वो शायद अभी नहीं मिला। आप किस रूप में अभी देश को देखते हैं, आर्थिक परिस्थिति को और युवाओं को? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने शुरू किया। आज जो हम परिस्थिति में बैठे हैं, देखिए क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस हाई होते हैं और होना भी चाहिए। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश का पूरा देश और पर्टिकुलर युवा काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, और मैं एक संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, उन्होंने काफ़ी एक्सपेक्टेशन को पूरा भी किया है। अभी क्या है, हम जब 2014 से जो अभी जो इंडस्ट्री का सीन चेंज हुआ है और जो इंडिया की पोजीशन है, अब मैं इंडिया की पोजीशन को दो स्थिति में देखता हूँ। एक तो क्या होता है कि भारत की स्थिति विश्व की नज़रों में, जब 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भारत की स्थिति विश्व की नज़रों में नीचे से तीसरे स्थान पे थी। माने हम लोग 189 स्थान पे पायदान पे बैठे हुए थे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। माने कोई भी भारत का व्यापारी इन्वेस्टर आके देश में आए, अपना कॉन्फिडेंस दिखाए और यहाँ पे काम शुरू करे, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शुरू करे या कुछ बिजनेस रिलेशनशिप शुरू करे, उसकी संभावनाएं लगभग जीरो थी। तो कॉन्फिडेंस बाहर से बहुत कम था। देश उस स्थिति में था जहाँ पे इसके पहले इकॉनमी पूरी डाउन हो गई थी, कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था यहाँ पे देश में, और रोज़गार के लगभग अवसर कम हो रहे थे, लॉट ऑफ करप्शन के चार्जेस हर जगह हो रहे थे। तो उस कंडीशन में क्या था, जब नई सरकार बनती है और मोदी जी का एनर्जी लेवल जो उन्होंने कॉन्फिडेंस देश को दिया, तो नेचुरली युवाओं को और पूरे देश के लोगों को उनमें खूब काफ़ी विश्वास पैदा हुआ है और उस विश्वास पैदा होने के कारण भी रहे हैं। और अब उसमें जो भी इस 4 साल की 4.5 साल की यात्रा में जो काम हुए हैं वो भी बहुत ही अविश्वसनीय काम हुए हैं। माने बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे ताबड़तोड़ मोदी जी ने जिस हिसाब से विश्व स्तर पर सभी लोगों को यात्राएं देशों में करके सारे बिजनेस के CEOs को वर्ल्ड वाइड कंपनियों के दफ्तर में जाके बैठे। आई रिमेंबर, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे फेसबुक के हों, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के, वर्ल्ड के ऑफिसेज में किसी देश का प्रधानमंत्री जाके बैठता है, और क्या है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चाहिए। लेकिन राकेश जी, जिस तरह बिल्कुल जिस तरह से राकेश जी देखा जाए, ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं कि विश्व बरादरी में एक जो स्थिति, एक जो मुकाम इंडिया को मिलना चाहिए इन 4-4.5 सालों में मिला, आपका कहना है। लेकिन जिस तरह से आर्थिक पक्ष हम देखें, लगातार रुपया कमज़ोर होता गया, आर्थिक स्थिति की जो परिस्थिति बीच में बनी, कहीं ना कहीं गंभीर है। आप नहीं मानते कि देश के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती? नहीं, चुनौती नहीं है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं आपको बताऊं क्या हुआ आज। अभी आप देखिए, जितनी भी IMF और सबकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, आप कहाँ वीक हुआ है? अभी तो भारत की स्थिति इतनी अच्छी हुई। अभी आज की तारीख में भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया।
हमें पिछले तिमाही के जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, हमने जीडीपी ग्रोथ 8.25% दी है, जो किसी ने सोचा नहीं था। तो इतनी अच्छी 1.5% की ग्रोथ देने के बाद, और उसके दो मेजर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर ने शो किया बहुत अच्छा प्रोग्रेस। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है आप, और आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राइट फ्रॉम 189 से आप 84 लेकर पहुंच गए। मन ये कभी किसी ने सोचा 10-20 जंप एक बहुत बड़ी जंप होती है, आप 100 पायदान की जंप मार रहे हो 1.5-2-2.5 साल के अंदर, ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। और उसके बाद आप देखिए ये मोमेंटम आया है ना, अभी आप हर विश्व पूरे में देख लीजिए, इतना अच्छे फिगर जीडीपी फिगर किसी के नहीं हुए। चाइना को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया, बाकी यूरोपियन और अमेरिका के 2-3% के फिगर में कोई जाता है तो बहुत बड़े जल्लोश उत्पन्न हो जाता है। तो ये इतनी अच्छी जंप मिल रही है, और जो पूरा करप्शन फ्री कंट्री बन रहा है। और उसके बाद में हम लोग मोदी जी की जो सर्जरी हो रही है, जो सबसे बड़ा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इतना बड़ा इनिशिएटिव, हम लोग बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स दूसरी कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी के नाम पे और इसके नाम पे, फ़ी के नाम पे हम देते रहे थे। अभी हम लोग, ये पहली बार देश में ऐसा प्रयास हुआ है कि भाई मैं सारी बड़ी टेक्नोलॉजी देश के अंदर लेके आऊँगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब इस्टेब्लिश करूँगा, यहाँ पे मेक इन इंडिया बनाऊँगा। बाहर के जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, सुई से लेके मून मिशन तक का पूरा सामान देश के अंदर बनाऊँगा। इतना बड़ा जज्बा और इतना बड़ा विचार और इतना बड़ा समाधान लेके कौन आया है? तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ है अभी। उसके इनिशिएटिव, मैं चूंकि इसका कोर मेंबर हूँ, इनका मेक इन इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हूँ, हमने यात्राएं की हैं, विदेशों में घूमे हैं, हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया है, सरकारों से बात किया है, व्यापारी वर्गों से बात किया है हमने। और उसमें जो अभी देखते देखते हमने उनके चेहरे पे वो संतोष पढ़ा है, उनके चेहरे पे हमने एनर्जी पढ़ी है, उनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस पढ़ा है कि भैया अब ठीक है, अब ये सही समय है। देखिए क्या उसकी दो चीज़ें हैं, एक तो वैसे भी भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा बाजार है आज की तारीख में, और हम लोग विकसित जिसे हम बोलते हैं सुदृढ़ राष्ट्र की श्रेणी में बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो उसके लिए सबको दिख रहा है सबसे बड़ा मार्केट है। अब उस ऊपर से उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, अब उनको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एफडीआईज। अभी आप बताऊं 2-3 क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, हमने तो आपने एफडीआई का जिक्र किया। एफडीआई की बहुत चर्चा हुआ करती थी कांग्रेस का जब गवर्नमेंट थी, लेकिन जब अगर हम मोदी सरकार की बात करें या बीजेपी की हम बात करें, बहुत विरोध होता था एफडीआई का। लेकिन अब जिस तरह से एफडीआई तकरीबन पहले 26% के, अब तक लगभग 50% के आसपास वो पहुंच रहा है उसमें, तो क्या मानते हैं पहले क्यों विरोध था और अब क्यों पॉजिटिविटी बनी है इसको लेकर? देखिए एफडीआई कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस कंडीशन पे लेके आ रहे हो, वो कंडीशंस का डिफरेंस होता है। अभी आपको क्या है, अपनी कंडीशंस पे, अभी जैसे मैं आपको मेक इन इंडिया में बोल रहा था कि बॉस लाइसेंस भी मेरी रहेगी, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दोगे परमानेंटली, ये कंडीशन पे एफडीआई इज ऑलवेज मोस्ट वेलकम। ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। और दिशा आप कौन से सेक्टर में एफडीआई लेके आने वाले, हमको डिफेंस में एफडीआई नहीं चाहिए, हमको XY 2-3 जो गवर्नमेंट के प्योरली रिस्ट्रिक्टेड, जो गवर्नमेंट के कोर अपने सेक्टर रहते हैं जिनमें मुझे कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना, उनको छोड़ के हमने हर जगह एफडीआई रिलीज किया है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। तो इससे क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है बाहर। राकेश, ये नहीं लगता एक तरफ देख कि इंडिया कहीं तमाम तरह के कार्यक्रम मोदी सरकार के, फिर बड़े उद्योग घरानों का प्रवेश, तो ऐसे में जो छोटे दुकानदार हैं, जो बातें होती हैं इसको लेकर, या जो छोटे उद्योग घराने हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लगता प्रभावित होंगे इसको लेके? देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, अभी जो हम कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है जिससे नीचे के जो उद्योग हैं या जो भी वीकर सेक्शन, माने जो स्मॉल इंडस्ट्री स्केल हो या मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो, ये कहीं सेटबैक मिला हो, ऐसा कोई कुछ नहीं है। देखिए क्या हुआ था, पूरा इशारा घूम फिर के आ जाता है जीएसटी और नोटबंदी के ऊपर। ये क्या हुआ था, शुरू जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ये सबको मालूम भाई इसके पीछे मोटिव क्या है, सबको मालूम है। हमको अब इसको पॉलिटिकल इशू न बनाया जाए तो बेटर है। ये देश जिस विकट परिस्थिति में था, जिसमें आतंकवादी हमले हो रहे थे, जो हमारे यहाँ पूरे आतंकवादियों ने पूरे देश में अंदर गढ़ बना के रखा था, देखा है ना, पूरा जाल फैल गया था। उनको कौन फीड कर रहा था, पैसा कहाँ से आ रहा था, वो पूरी पैरल इकॉनमी हो गई थी। आप कोई भी जो है और ब्लैक मनी,
ब्लैक मनी माने ये मार्केट जो है ना 70% ब्लैक मनी से चलता था। अभी आप देश को चलाने के लिए पैसा, ये भी सवाल है, जैसे ठीक है नोटबंदी की बात आई थी तो ये भी सवाल था कि काला धन आएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। जो रिजर्व बैंक के भी जो आंकड़े आए, देखिए काला धन कहां से आता है? आप देखिए काला धन जो हमारे बीच में है उसको रेगुलराइज कर देना, तो ये भी तो काला धन का नाश किया है। आप समझो बात भाई, आप स्विस बैंक में काला धन नहीं है, वो तो कुछ X% हैं। जो मेरे खुद के सिस्टम में बिलियंस ऑफ डॉलर काला धन मेरे पास खुद के देश में जो बैठा हुआ है, उसको रेगुलराइज कर देना, उसको निस्ताबून कर देना, उसको मिटा देना और अपने पूरा का पूरा मेन सिस्टम में स्ट्रीम में लेके आ जाना, ये कितना बड़ा साहस का और कितना सुदृढ़ कदम है। अगर हम ये कदम ना उठाएं, आज से नहीं तो 5 साल बाद देश की इकोनॉमी इतनी खराब होने वाली थी, इतनी खराब होने वाली, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जाती है उससे पूरा मार्केट की स्टेबिलिटी जाती, लोगों का जो कॉन्फिडेंस था हम आम नागरिकों का वो चला जाता और हम धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी, हमारी सोशो पॉलिटिकल लाइफ दूसरे के हाथ में चली जाती। उससे बेटर यह है कि भाई ये टाइमली एक्शन लो और उस बीमारी को दूर करो। थोड़ी कड़वी दवा लो, टेम्परेरी कड़वी दवा लेते हैं हम 2-3 घंटे, थोड़ा सा हमको या कुछ समय के लिए हमको थोड़ा सा बुरा लगता है, उसका प्रॉब्लम आता है, लेकिन अभी देखिए आप अपने रिजल्ट देखना शुरू किए। पिछली बार जो मैं बार बार सभी अपने बोल रहे हैं, हमने पिछले साल के जो पहली तिमाही के जो डाटाज आए हैं, 8.2% GDP ग्रोथ दिखाया देश ने, कितना बढ़िया। 1.5% हमने ग्रोथ दिखाया है दोनों सेक्टर्स में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे एग्रीकल्चर, जो मेजर सेक्टर में ग्रोथ दिखाया है। किसी ने इतना अच्छा प्रोडिक्शन नहीं किया था। तो ये अभी क्या मोमेंटम सेट हो गया है। अब GST की बात करें, GST को लेकर सरकार के दावे है एक बेहतर कदम, लेकिन विपक्ष जो लगातार सवाल GST को लेकर उठाता रहा है, कई जिस तरह से चाहे वो दुकानदार हों या उनको भी कहीं ना कहीं जिस तरह से विरोध इसको लेकर होगा। क्या GST को जिस हिसाब से समझाना चाहिए या लोगों को समझना चाहिए, अभी उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप मानते हैं आप इसको? देखो क्या हुआ था, मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये समझना पड़ेगी, ये बहुत जरूरी कदम इसलिए था कि जितने विकसित देश हैं और बहुत सी, भारत ऐसा अकेला देश नहीं जिसने GST इंप्लीमेंट किया हो। मेरे पाकिस्तान और चाइना में और बाकी दूसरे देशों में GST इंप्लीमेंट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ था आपको बताऊं कि हमारा जो सिस्टम इतना लिबरल था, हमने एक रूम दे के रखा था देश में, मैं भी व्यापारी हूँ, एक रूम दे के रखा था भाई, जिसको जब जितना टैक्स भरना है भर दो। टैक्स चोरी एक आदत हो गई जाती है, ऐसा मैं नहीं बोलता हर व्यापारी चोर है वगैरह, तो हमने वाई टू गिव ए रूम। तो अगर सिस्टम अगर अपना स्ट्रीमलाइन होता है, अच्छा सिस्टम इंप्लीमेंट होता है, एक देश माने एक राष्ट्र एक टैक्स बनता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी समाप्त होती है, सिंप्लिसिटी आती है, तो क्या बुराई है उसमें। देखिए क्या हुआ था, 2 ऑब्जर्वेशन हुए थे। जब आप शुरू में बोलते कि भैया आपको एक टैक्स दायरे में आ जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था शुरू में, अभी धीरे धीरे खत्म हो गया है वो। आपने देखा होगा जितनी GST काउंसिल मीटिंग में एक एक करके सब हो गया है। लोगों को दिक्कत क्या होती थी भाई, जो पहले किसी को कुछ करना ही नहीं है और फिर अब उसको फोर्सफुली करना, वो भी ऑनलाइन करना। पहले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आनंद फानन में इतना टैक्स देते थे, मैं खुद देता, हम लोग 40% टैक्स देते थे टोटल, सब मिला के, स्टेट का, सेंटर का, ये वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के 40 के ऊपर तक पहुंच जाता था। बहुत से केसेस 50 के ऊपर पहुंचा है टैक्सेस। अभी क्या हुआ है कि भाई अब डिफाइन हो गया। अब मैं बहुत आश्वस्त हूँ भैया, मेरे को 18%, 5%, 12% जो भी टैक्स देके मुझे फ्री हो जाना है, इस तारीख को इतने बजे ऑनलाइन भर देना है। अभी जो भी कॉम्प्लेक्सेस थे पहले, अभी जहाँ उनको सरकार को लगता था कि भाई ये एरिया में ज़्यादा हो गया या एरिया में शिकायतें, देखो क्या GST काउंसिल भी उसके लिए बना है कि जितने जैसे इनपुट्स आएंगे, जैसे जैसे फीडबैक आएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको बैठेंगे और काउंसिल ने मीटिंग की, डिसाइड किया, और अभी 2 चीज़ों को छोड़कर ऑलमोस्ट सब सॉल्व हो गए। वो 2 चीज़ें जो रियल इस्टेट का और ये फैक्टर, उसमें भी अब एक मीटिंग बना के मुझे लगता है 1-2 महीने में जो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि देयर इज ऑलवेज रेजिस्टेंस फॉर द चेंज। ये प्रकृति का नियम है, कोई भी आता है एक उसका बड़ा बदलाव आता है तो उसका रेजिस्टेंस होता है। वो रेजिस्टेंस की वजह से लोगों को थोड़ा सा मानसिक थोड़ा सा ऐसा होता है, अरे यार ये कहाँ से सिस्टम लेके आ गए। अब क्योंकि मैं तो किसान भी हूँ, एक व्यापारी भी हूँ, उसके साथ साथ मैं एक एम्प्लॉय भी रहा था। और हम कुछ अवार्ड की भी आपने जिक्र किया था जब चर्चा हो रही थी आपसे। देखिए क्या है,
कि मैं आई एम प्राउड रेसिपेंट ऑफ 2017 मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया। एशिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेस लीडर का मुझे खिताब प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर एंड मलेशिया जॉइंटली नवंबर 2017 मिला था। तो ये अवार्ड मिला है कि 2-3 साल के जो मैंने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करके अपना जो लीडरशिप एक्सप्रेस मैंने जो दिखाई, जो सिस्टम को बनाए हमने, अच्छे अपने ऑफिसेज बनाए, 30 ऑफिसेज बनाए, एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट किया और अच्छा बिज़नेस ग्रो किया, हमारी रेटिंग इम्प्रूव हुई, उसके लिए ये सब अवार्ड मिला है। तो आपके दो चीज़ों की मैं जिक्र आपसे आखिर में करना चाहूँगा। एक तो मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है और जिस सेक्टर में आप अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, एक ये भी आरोप खासतौर पर विपक्ष से लगता है कि चंद बड़े घरानों को ही फ़ायदा मिला है इस सरकार में। क्या हकीकत इसको लेकर? देखिए क्या होता है आपका जो, अब ये आरोप प्रत्यारोप से मैं दूर हूँ और मैं उसमें कमेंट भी नहीं करूँगा। ऐसा कुछ हमको तो, हम इंडस्ट्री के नज़र में देखते हैं, ऐसा तो हमको दिखता नहीं है कुछ भी। आपको लगता है सारे घराने कोई भी हो इस देश के या छोटे बड़े, मैं एक चीज़ एक रूप अभी सिस्टम में पिछले 4-5 साल में देखा है, जब तब तक बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है सिस्टम में, ट्रांसपेरेंसी आई है, ओपननेस आई है, फ्रीडम आई है, माने इस टाइप के। तो ये है। अभी क्या है कि आप आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते, कुछ भी अब लगा दो तो उसमें, लेकिन जो मैं एज ए इंडस्ट्री में देखता हूँ, हम तो रात दिन इतने उसमें बैठते हैं, मुझे ऐसा लगा नहीं कि किसी का फेवरिज्म हो रहा है और किसी के साथ दुर्भावना हो रही है। आप भी एक स्वयं किसान रहे हैं, खेती किसानी से बिल्कुल किसान हैं और खेती किसानी से आपका वास्ता है, आपके परिवार का वास्ता है। एग्रीकल्चर की पूरे देश में बहुत बात होती है, किसान उसका केंद्र बिंदु है जिस तरह से आप किसान हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं आज़ादी से लेकर अभी तक कह सकते हैं जस की तस, और यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी हमने जैसे देखा कि 3 राज्यों में खास तौर पर की बात करें, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसी किसान को लेकर सत्ता से बीजेपी बाहर हुई। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एग्रीकल्चर पर और विस्तार से भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां एनवायरनमेंट की हैं उसको लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से, क्योंकि ये कर्ज माफ़ी, क्या कर्ज माफ़ी भी उसका एक सैल्यूशन है? जिस तरह से कर्ज माफ़ी को लेकर जो कांग्रेस है सत्ता में आई है और कर्ज माफ़ी की बहुत बात होती है, उसको लेकर देखिए, आपने बहुत सही कहा। मैं किसान हूँ, अभी भी खेती करता हूँ। और देखिए किसान, अब हम आज़ादी से अभी तक का देखते हैं तो किसान जो क्या है कि मेरे पर्सनल व्यू, और मैं क्योंकि किसान भी हूँ, मैं टेक्नोलॉजी भी जानता हूँ, मैं प्रोसेस सिस्टम भी जानता हूँ, तो मैंने बहुत अध्ययन किया है, बाहर भी किया है, इंडिया के बाहर भी, यहाँ भी किया है। अभी भारत की पूरी किसान की खेती व्यवस्था को देखा जाए तो मेरा पर्सनली मानना है कि खेती में उन्नत टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देश में बहुत बात हो रही है, बात करते हैं कि भाई हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे, टेक्नोलॉजी, उन्नत खेती करेंगे। मैं यूरोप में घूम कर देखता हूँ। अभी मैं पिछले साल गया था, इंग्लैंड के पूरे कंट्री साइड में मैंने विजिट किया, उनके एग्रीकल्चर तरीके देखे, मैं बहुत स्तब्ध था और आश्चर्यजनक था। मन इतनी न्यू टेक्नोलॉजी, एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट्स, और वो पूरा मैंने बीज से लेके, ज़मीन से लेके, उसकी मिट्टी की टेस्टिंग से लेके इतने अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से करते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। हम लोग क्या है कि भारत में अनफॉर्चुनेटली कृषि को, भले हम कृषि प्रधान देश हैं, हम वो प्रधानता में हम उसको देखते नहीं हैं। हमने कृषि के, उन्नत कृषि कैसे की जाए, हम लोग, मेरे हिसाब से देश में किसानों के लिए हम लोग भले मंत्रालय बना दिए हमने, लेकिन हमको प्रयास ऐसे होना चाहिए कि किसानों की दशा तभी सुधरेगी जब उनको सही तरीके से खेती हो, उन्नत बीज, नए बीज, या कुछ माने उनका स्ट्रक्चर्ड वे में खेती को एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेस लेके उसका इम्प्लीमेंटेशन का कोई ढांचा तैयार हो
और उसमें लेकिन राकेश जी कौन करेगा? क्या सरकारें गंभीर नहीं रही? देखिए, कोई भी रही हो सरकार। देखिए अभी देखेंगे, अब मोदी जी, अगेन मैं बात, 1 जनवरी के मोदी जी का जो भाषण था, उन्होंने किसानों के ऊपर से, उन्होंने यहीं से उन्होंने बोला था किसानों को सुविधाएं होना चाहिए। जैसे कि अभी केंद्र शासन का था कि भाई लागत से 1.5 गुना हम उसको NSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, इस टाइप की कुछ होने। लेकिन इसके साथ उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि भाई कोई भी स्पून फीडिंग ना हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको ऐसी सस्टेनेबल जो लंबे समय तक काम आए, ऐसा कुछ तो हम लोग स्कीम्स बनाए किसानों को। मैं भी उसी फेवर में है कि भाई क्या होता है कि टेम्परेरी रिलीफ से फ़ायदा नहीं है किसी का, ये आज के लिए नहीं है। किसान, ये कृषि प्रधान देश है, आज भी 70% आबादी हमारी किसान है और आगे भी ये हमेशा हमारी अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित और कृषि पर केंद्रित होना चाहिए। उसके लिए कृषि को एक उन्नत इंडस्ट्री में जाए, वो ऐसे कारगर उपाय हैं भारत सरकार के हों। राकेश जी, क्या कर्ज माफ़ी समाधान है समस्या का किसानों के लिए? क्योंकि इसको लेकर भी जिस तरह से बैंक के ओपिनियन आ रहे हैं, जो अर्थशास्त्र के जानकार उनके ओपिनियन आ रहे हैं कि ये प्रथा जो अब चल पड़ी है कर्ज माफ़ी की, ये ठीक नहीं है। किस रूप में देखते हैं? मैं आपको बताऊं, शासन का एक वो होता है कि भाई जहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, या कोई वीकर सेक्शन में, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं प्रॉब्लम हो तो उनको कुछ राहत देना गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी देखना पड़ता है, देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि भैया वो स्पून फीडिंग आप उसको पैरालाइज तो नहीं कर रहे सिस्टम को, ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसको कितना, किस रूप में, किस स्ट्रक्चर के थ्रू होना चाहिए, ये एक पूरी एक बहस का विषय है और ये बहुत अध्ययन का विषय है और इसमें का विषय है। और क्या एक उम्मीद रखते हैं, चाहे अलग अलग सेक्टरों की हमने बात की, देश को लेकर क्या कुछ उम्मीद है? जिस तरह से डेवलपमेंट की बात करें, हम ग्रोथ की बात करें, या अन्य तरह के जो हालात, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ देश की। देखिए, मैं तो अभी युवा समझता हूँ, मैं युवा हूँ देश का, और जिस हिसाब से देखिए मैं 30 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ भारतीय इकोनॉमी को भी, इंडस्ट्री को, कृषि को भी और सरकारों को भी, और ये मैं मानता हूँ अभी ये बहुत अच्छा मोमेंटम आया है और पूरा विश्व भारत की इकोनॉमी की तरफ देख रहा है। और चाहे वो मार्केट के तौर पे देखें, चाहे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पर देखें, और मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि आगे आने वाला समय देश के युवाओं के लिए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अभी एनालिसिस हुआ, गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया, 350 एयरपोर्ट आ रहे हैं कंट्री में, काम शुरू हो रहा है, मेट्रोज आ रही हैं, जितनी भी अपर C क्लास सिटीज़ और B क्लास में मेट्रोज आने वाली, ये कितना इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है, ये मोमेंटम आए, इंडस्ट्रीज आ रही हैं। अब देखो कहने को बहुत लगता है, देखो बॉस, कि नौकरियां नहीं मिल रही वगैरह वगैरह, लेकिन जॉब क्रिएशन है और मिल भी रही हैं, ऐसा नहीं है। आप खुद देखो, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं अभी बॉम्बे में भी देखता हूँ, इसमें बोलते हैं नौकरी मिल नहीं बोल रहे, लेकिन बेरोजगार जो जिसमें जरा भी थोड़ा सा है करने की है, उसको अवसर तो मिल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस मिलेगा। मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं तो देख रहा हूँ आगे का समय देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम इंडस्ट्री में आ रहा है, इकोनॉमी में मोमेंटम आ रहा है, और हम विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में जल्दी आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी। तो आप सुना जिस तरह से CII के वाइस प्रेसिडेंट राकेश मरखेड़कर जी से हमने बातचीत की, और काफ़ी आशा भरी नज़र से वो देख रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पूरा विश्व भी भारत को आशा भरी नज़रों से देख रहा है, और अलग अलग सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे हम आर्थिक मजबूती की देश की हम बात करें, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा और विकासशील से विकसित देश बहुत जल्द बनेगा, जिस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ देश में बन रही हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।